नमस्कार दोस्तों। 19 नवंबर ही वो तारीख थी जब देश की मगरूर सत्ता को आंदोलनकारी किसानों ने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। 19 नवंबर ही वो तारीख थी जब देश के महाशक्तिशाली नेता और प्रधानमंत्री मोदी को किसानों ने अपने हौसले के दम पर घुटनों के बल झुका दिया था। 19 नवंबर ही वो तारीख थी जब दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से डटे किसानों के सामने मोदी की सत्ता ने सरेंडर कर दिया था। 19 नवंबर ही वो तारीख थी जब आंदोलनकारी किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, मवाली और बवाली कहने वाले मीडिया का मुंह काला हुआ था, क्योंकि उनके आराध्य मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था। 19 नवंबर ही वो तारीख थी जब 1 साल से ज्यादा वक्त तक दिल्ली की सीमाओं पर चला एक आंदोलन अपने अंजाम पर पहुंचा था। 19 नवंबर ही वो तारीख थी जब पीएम मोदी को टीवी पर आकर कहना पड़ा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और वो किसानों को समझा नहीं पाए। आज भी 19 नवंबर है। आंदोलनकारी किसानों के लिए आज फतेह दिवस है, यानी मोदी सरकार के जिद के आगे जीत का दिन। इसलिए बीते साल के 19 नवंबर को याद करते हुए मुझे लगा कि उन किसानों को सलाम करते हुए आज उन्हें याद किया जाना चाहिए और उनके साथ हुए धोखे को भी याद किया जाना चाहिए। धोखा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार की जिन वादों की लिस्ट किसान दिल्ली की सीमाओं से लेकर इस उम्मीद में घर लौटे थे कि उनकी कुछ मांगें जल्द ही पूरी होगी, वो आज तक अधूरी है। यूपी और पंजाब चुनाव से पहले जब मोदी सरकार के गले में फांस की तरह आंदोलन चुभने लगा था तो उन्हें सरेंडर करके आंदोलन खत्म कराना तो मुफीद लगा, लेकिन एक चालाकी जो ऐसे मौकों पर सरकारें करती है वो इन किसानों के साथ भी की गई थी। कृषि कानून तो मजबूरी में वापस ले लिए गए, लेकिन बाकी जो वायदे किए गए वो आज तक पूरे नहीं हुए। किसान संगठनों में फिर कुलबुलाहट हो रही है, बेचैनी हो रही है कि करें तो करें क्या। एमएसपी के वादे हवा में रह गए, किसानों की हालत वैसी ही रह गई। कृषि कानून वापस तो हो गए, लेकिन फसलों की कीमत वाली लड़ाई अंजाम पर पहुंचे बिना खत्म हो गई। 2 दिन पहले किसान संगठनों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी सरकार आंदोलन खत्म करने के एवज में किए गए अपने वायदे को भूल गई है। नहीं सरकार ने एमएसपी पर वायदे के मुताबिक समिति का गठन किया, नहीं आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए। यह किसानों ने कहा, दिल्ली में कहा। मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान मोर्चे ने ऐलान किया कि आज यानी 19 नवंबर को अलग अलग इलाकों में वो फतेह दिवस मनाएंगे और 26 नवंबर को राजभवनों की तरफ मार्च करेंगे। किसान मोर्चे की तरफ से यह भी कहा गया कि अब 8 दिसंबर को करनाल में बड़ी बैठक होगी और आगे की रणनीति के बारे में फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल तो यह है कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चेबंदी के लिए बना किसानों का संयुक्त मोर्चा क्या एक बार फिर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा कर पाएगा कि सरकार उनकी मांगों के सामने वैसे ही झुक जाए जैसे 19 नवंबर 2021 को झुकी थी। पीएम को खुद देश के सामने आना पड़ा था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बीच किसानों के मोर्चे में टूट फूट भी हो गई है। दिल्ली की घेराबंदी के वक्त 40 से ज्यादा संगठन किसानों के मोर्चे का हिस्सा थे। संयुक्त मोर्चा नाम था उसका। उनमें से कई संगठनों ने अलग राह पकड़ ली। बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे हरियाणा पंजाब के कई मजबूत किसान नेता मोर्चे की मनाही के बाद भी चुनाव में कूद पड़े। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में तो बुरी तरह से हारे, मोर्चे से भी अलग हो गए। मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में किसान मोर्चे की वैसी ताकत नहीं बची जैसी बीते साल 19 नवंबर तक थी। आंदोलन वापसी के बाद हुए यूपी चुनाव में भी किसानों के आंदोलन का कोई खास असर नहीं हुआ। बीजेपी पूरी ताकत से सत्ता में वापस आ गई। मोदी सरकार को भी इस बात का अंदाजा है कि किसानों के मोर्चे से कई संगठन अलग हो चुके हैं, इसलिए बहुत दबाव में आने की जरूरत नहीं है।
वैसे मोदी सरकार की तरफ से पहले भी लगातार किसान मोर्चे में फूट डालकर कुछ किसान संगठनों को तोड़ने की कोशिश हुई थी। आंदोलन के दौरान भी सरकार समर्थक कुछ संगठनों को अलग अलग जगहों से जुटाकर सामने लाकर कृषि मंत्री से मुलाकातें कराकर समानांतर ताकत दिखाने की कोशिशें भी हुई थी। लेकिन तब सरकार की इस जोर आजमाइश ने संयुक्त मोर्चा की एकजुटता के सामने दम तोड़ दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं रही। ये मोर्चे के नेता भी जानते हैं और सरकार भी। तो सवाल उठता है, आगे का रास्ता क्या है? किसानों के मोर्चे और मार्च से क्या मोदी सरकार उन वादों पर गंभीरता से विचार करेगी जो वादे आंदोलन वापसी के वक्त किए गए थे? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। इस बीच मोदी सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी तो बना दी है, लेकिन आंदोलनकारी मोर्चे का कोई किसान नेता उस कमेटी में शरीक नहीं हुआ। बीजेपी समर्थक और आंदोलन विरोधी किसान नेता समेत कुछ अधिकारियों की इस कमेटी से किसान मोर्चे ने किनारा कर लिया। उनका कहना है कि जिस ढंग से मोदी सरकार ने कमेटी में नुमाइंदगी तय की है, उससे इंसाफ की उम्मीद बेमानी है, इसलिए हमने उससे दूर रहना ही बेहतर समझा। सुनिए किसान नेता और आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले अभिमन्यु कोहार एमएसपी कमेटी पर क्या कह रहे हैं। और जो एमएसपी के ऊपर कमेटी भी बनाई गई, उस कमेटी में वो लोग लिए गए किसान नेताओं के तौर पे जिनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक, जो आंदोलन के दौरान आंदोलन का विरोध कर रहे थे और सरकार की गोद में बैठे हुए थे। चाहे आप बात कर लीजिए कृष्णवीर चौधरी की, वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और आंदोलन के दौरान आंदोलन का विरोध करते रहे। अब बात कर लीजिए सैयद पाशा पटेल की, वो बीजेपी के एमएलसी रहे हैं महाराष्ट्र से, उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। अब बात कर लीजिए गुणवंत पाटिल की, वो हमेशा से फ्री ट्रेड फ्री मार्केट पॉलिसीज के समर्थक रहे हैं और वो खुले बाजार की हमेशा पैरवी करते हैं। इसके अलावा आप गुणी प्रकाश की बात कर लीजिए जो हरियाणा से हैं, उनका आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। वो तो चलते आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन के विरोध में आंदोलन करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन जब किसानों ने उनका विरोध किया तो उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा बात प्रमोद चौधरी की कर लीजिए, वो भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का एक संगठन है उससे जुड़े हुए हैं और वो लगातार आंदोलन की खिलाफत करते रहे आंदोलन के दौरान। तो ऐसे लोगों को उस कमेटी में लिया गया किसान नेताओं के तौर पे जिन्होंने आंदोलन के दौरान कोई संघर्ष नहीं किया, जो गर्मी सर्दी बारिश के दौरान सड़कों पे जो बैठे रहे, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी में नहीं लिया गया। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति को भी लिया गया विनोद आनंद नाम के, जो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में बताते हैं कि 2012 के आसपास वो बीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होते थे ह्यूमन राइट्स सेल के। उसके बाद वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज से भी जुड़े रहे। तो ऐसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लोगों को भी एमएसपी कमेटी में लिया गया जहां पे उनका कोई अर्थ नहीं बनता है। अभिमन्यु कोहार की इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार ने ऐसी कमेटी बना भी दी है तो उससे किसानों को क्या हासिल होने वाला है। वैसे अभिमन्यु कोहार का यह संगठन कुछ मतभेदों की वजह से अब संयुक्त मोर्चे के साथ नहीं है। आज मैंने किसान मोर्चे के कुछ आंदोलनकारी नेताओं से जो तब दिल्ली की सीमाओं पर लगातार नेतृत्व कर रहे थे, उनसे बात करके समझने की कोशिश की कि अब उनके पास विकल्प क्या है। तो उनका यही कहना है कि सरकार ने तो अपनी चाल चल दी है, अब हमें आगे की रणनीति बनानी है कि कैसे लड़ाई को एक बार फिर जिंदा करें और मजबूती से दबाव बनाएं। कुछ को लगता है अगले साल के अंत तक लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर कुछ मोर्चेबंदी हो सकती है ताकि चुनाव से पहले सरकार दबाव में आ सके। लेकिन ये इतना आसान है क्या? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कुछ तारीखें मुकर्रर करना और सरकार को उस तरह से झुकाना। बहरहाल ये सभी जानते हैं कि ये लड़ाई अब आसान नहीं है। चाहे पीएम मोदी हो या उनके बाकी मंत्री, सब के सब कहने को तो ये लगातार कहते रहे हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। लेकिन सबको पता है कि कई राज्यों में अभी भी आधे से ज्यादा किसानों की फसलें एमएसपी से काफी कम कीमत पर बिकती है। एमएसपी को लेकर पहले की सारी सिफारिशें आज भी धूल फांक रही हैं। मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को कहा था, सब जानते हैं। लेकिन हालत यह है, खाद बीज यूरिया समेत फसल उगाना जितना महंगा हुआ, उसकी तुलना में किसानों की आमदनी नहीं बढ़ पाई। आखिर में सवाल यही कि क्या एक बार फिर से किसान
अपनी मांगों के लिए मोर्चेबंदी कर पाएंगे? क्या उस मोर्चेबंदी को देश भर से समर्थन मिल पाएगा? क्या वो मोर्चा फिर से इतना मजबूत हो पाएगा कि मोदी सरकार झुके? इन्हीं सवालों के साथ यह वीडियो खत्म करता हूं, इस अपील के साथ कि अगर आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबर बन सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। उसके लिए एक बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें। फिलहाल